तो इस वीडियो के अंदर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है? ह्यूमन बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए, ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए कैसे माइक्रोब्स कितनी तरह से इस्तेमाल आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें माइक्रोब्स का भी मतलब पता होना चाहिए। माइक्रोब्स का सिंपल सा मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, हम अपनी नॉर्मल आइज से जिनको नहीं देख सकते। इस डेफिनेशन के अंदर में कौन कौन फिट बैठता है? इस डेफिनेशन के अंदर में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बैठते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसके अलावा वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये भी इसके अंदर फिट बैठते हैं। अब इन सब में से देखें तो बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ लाइट माइक्रोस्कोप से हमें दिख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप यानी जिसकी पावर थोड़ी सी कम होती है, जिसकी रेजोल्यूशन हल्की कम रहती है, मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। खैर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो सब कुछ दिख जाता है। तो सारी चीज़ें अगर हमें देखनी हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अगर बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ की बात हो तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है, जिसके बारे में ज़्यादातर पार्ट इस चैप्टर का डेडिकेटेड होगा, वो है बैक्टीरिया प्लस फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। कॉलोनी यानी कि ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्रुप में ग्रो करते हैं। अगर आप इनको कल्चर मीडिया में डाल दो, मान लो कल्चर मीडिया में, और इस कल्चर मीडियम में हम बैक्टीरिया को ग्रो करें या फंजाई को ग्रो करें तो ये कॉलोनी बना देते हैं। बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे बैक्टीरिया क्लस्टर हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, और इस ग्रुप को बोलते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी। फंजाई भी कॉलोनी बनाता है। जो फंजाई की कॉलोनी है वो इस तरह धागे नुमा दिखाई पड़ती है। ये एक फंजाई की कॉलोनी है। तो बैक्टीरिया की भी कॉलोनी बना सकता है और फंजाई कॉलोनी बना सकता है। चाहे हम कोई भी कॉलोनी की बात करें, कॉलोनी हमें नेकेड आइज से दिखाई दे सकती है। अगर हम नेकेड आइज से ऑब्जर्व करें तो कॉलोनी हमें नेकेड आइज से भी दिखाई देगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल बैक्टीरिया और फंजाई की बात करें तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगेगा। कुछ डायग्राम दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स दिए हुए हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह के। तो वो सब आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेना है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स। हमने, हमारा जो चैप्टर का नाम है मेन, वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब माइक्रोब्स ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट हमें मिलता है, ह्यूमंस को क्या बेनिफिट मिलता है फ्रॉम माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? तो जो बेनिफिट है वो हमें कुछ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिल सकता है। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और कई सारी सर्विस भी जनरेट करते हैं। कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, कई सारी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम माइक्रोब से बना सकते हैं। उसके बाद हम सर्विस पर चलेंगे कि क्या क्या हम फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। जो सबसे पहला कैटेगरी है दैट इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे घरेलू सामान, ऐसा घरेलू सामान जो हमारे घरों में पाया जाता है और जिसको हम माइक्रोब्स की मदद से बनवाते हैं। इसमें पहला है कर्ड, दही। कर्ड आपको मालूम होगा किससे बनाया जाता है। इसका रॉ मटेरियल होता है मिल्क। मिल्क में हम बैक्टीरिया की मदद से इसको कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो सबसे कॉमन टाइप का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली एक ग्रुप है।
जो सबसे कॉमन टाइप का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये अब ये करता क्या है, देखो मिल्क का क्या कॉम्पोजिशन होता है। मिल्क का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इसमें मेन होता है लैक्टोज शुगर, साथ में केसीन प्रोटीन, फैट होता है थोड़ा अमाउंट में। जो हमारे काम की चीज़ है वो है लैक्टोज शुगर और केसीन प्रोटीन। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करता है कॉन्टिन्यूसली तो ये एसिड सिक्रीट करता है, क्योंकि इसका नाम ही है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये पीएच को कम कर देता है, काफ़ी पीएच को एसिडिक बना देता है। अब इस एसिडिक पीएच में क्या होगा, कैसे बनाता है ये एसिडिक पीएच? ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता रहता है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने की वजह से इसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, उसका पीएच एसिडिक होता जाता है। इस पीएच के एसिडिक होने की वजह से प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है या फिर डीनेचर हो जाता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ब्रेक होने को बोलते हैं प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना। तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होकर के क्या कर देता है, ऐसे सेमी सॉलिड फॉर्म एक्वायर कर लेता है। जो कर्ड होगा आपने देखा होगा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो सेमी सॉलिड फॉर्म आता है वो प्रोटीन के, केसीन प्रोटीन के डीनेचुरेशन से ही आता है, जिससे हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म कर्ड का डेवलप हो जाता है। इसके साथ ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा देता है, विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ा के। जो कर्ड होता है उसमें विटामिन B12 का कंटेंट कंपैरेटिवली मिल्क से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम कर्ड को न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट मानते हैं, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड। ये माना जाता है कि कर्ड जो है वो मिल्क से भी ज़्यादा बेटर होता है फॉर कंजम्पशन। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था कर्ड, जिसमें माइक्रोब का इस्तेमाल हो रहा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा था। सेकंड प्रोडक्ट होता है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट होता है, चीज़। जो सेकंड प्रोडक्ट है ये भी एक मिल्क प्रोडक्ट है, जिसका नाम है चीज़। चीज़ बल्कि दुनिया में सबसे पुराना ऐसा प्रोडक्ट है, ओल्डेस्ट प्रोडक्ट इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, जिसके अंदर पहली बार ह्यूमंस ने माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया था। और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला जो पहला प्रोडक्ट है, काफ़ी ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज चीज़। मिल्क से चीज़ बनाते टाइम हम कई सारे डिफरेंट माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह के माइक्रोब का, कौन से माइक्रोब का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि माइक्रोब का कौन सा टाइप हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी स्पीसीज इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के बिहाफ पर चीज़ का एक स्पेसिफिक टेक्सचर आता है, एक स्पेसिफिक फ्लेवर आता है, और एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है। ये तीनों चीज़ें जो चीज़ की होती हैं, कौन डिसाइड करता है? ये तीनों चीज़ें उसके माइक्रोबियल टाइप, हमने कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल किया मिल्क से चीज़ को बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। जिसमें हमें दो चीज़ याद रखने हैं, एनसीईआरटी में 2 ही तरह के चीज़ दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे तरह के चीज़ होते हैं, और हर चीज़ को बनाने के लिए एक अलग माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। 2 चीज़ का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है स्विस चीज़, दुनिया का सबसे फेमस चीज़ स्विस चीज़। अब जो स्विस चीज़ है उसमें हम एक बैक्टीरियम इस्तेमाल करते हैं, प्रोपियोनाइबैक्टीरियम शारमानी। हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रोपियोनाइबैक्टीरियम शारमानी। इस प्रोपियोनाइबैक्टीरियम शारमानी की खास बात होती है कि ये लार्ज क्वांटिटी में CO2 रिलीज़ करता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में CO2 रिलीज़ करता है। और CO2 रिलीज़ करने की वजह से जो चीज़ बनता है उसमें बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरी लार्ज होल्स।
और ये लार्ज होल्स किस वजह से जनरेट हुए? CO2 प्रोड्यूस होने से, बाय द प्रोपिनियोई बैक्टीरियम शारमानी। दूसरे तरह का जो चीज है दैट इज रॉकफोर्ट चीज। अब जो रॉकफोर्ट चीज है, यहां पर हम एक पर्टिकुलर फंजाई स्पीसीज को ग्रो करते हैं और इसको बनाने के लिए कौन सा फंजाई यूज किया जाता है? पेनिसिलियम रोकफोर्टाई। इसी के नाम पर ही इस चीज का भी नाम पड़ा है। जो माइक्रोब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी स्पीसीज है पेनिसिलियम रोकफोर्टाई। और इसी पेनिसिलियम रोकफोर्टाई को एक फंजाई स्पीसीज है, इसी के बिहाफ पर इसका नाम पड़ा है रॉकफोर्ट चीज, जिसकी वजह से इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर डेवलप होता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फ्लेवर भी होता है बिकॉज ऑफ माइक्रोब इस्तेमाल करने से। एक और चीज अगर याद रखना चाहो, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है पर पहले ये कभी काफी बुक्स वगैरह में, जो आप पुरानी बुक्स देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा, कैम्बर्ट चीज। जहां पे हम पेनिसिलियम कैम्बर्टाई तो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक फंजाई है। तो ये दो तो आपको याद ही रखने हैं। स्विस चीज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रॉकफोर्ट चीज ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये वाला वैसे एनसीईआरटी में नहीं है पर अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है डो बनाने की, जो बेस होता है जिसको बोलते हैं डो, बेस बनाना। जब हम कोई चीज कंपाउंड सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं तो पहले हम क्या कराते हैं? एक डो बनाते हैं, आटा बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा इडली और डोसा बनाने के लिए हम बेस बनाते हैं। इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो तो इसके लिए हम एक बेस तैयार करते हैं। जो हम बेस तैयार करते हैं, जो आटा तैयार करते हैं, उसके अंदर में हम एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? हम इस बेस को फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं रात भर। यहाँ पे एक बैक्टीरिया ग्रो करता है और बैक्टीरिया ग्रो करके इस पे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करता है। जब बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करेगा तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है। ये गैस प्रोड्यूस करता है CO2, और CO2 प्रोड्यूस होने की वजह से ये फ्लफी हो जाता है। इसका साइज एक तो इम्प्रूव हो जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी हो जाता है। इसमें पोर क्रिएट हो जाते हैं और जितने ज़्यादा पोर्स होंगे, जितना ज़्यादा CO2 निकलेगा, उतना ज़्यादा इसका अपीयरेंस कैसा आएगा? फ्लफी सॉफ्ट अपीयरेंस यहाँ पर ये देगा। CO2 ऐसे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू CO2 निकलना और CO2 निकलने की वजह से ब्रेड का फ्लफी और सॉफ्ट हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीवनिंग ऑफ बैटर। लीवनिंग ऑफ बैटर। तो ये हमारे पास में प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? लीवनिंग ऑफ बैटर, जिसमें बहुत सारा CO2 निकलता है और ये फ्लफी हो जाता है। जो बैक्टीरिया यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकोनोस्टॉक। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिर्फ वो बताने के लिए आपको याद रहे, बैक्टीरिया हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है? ल्यूकोनोस्टॉक। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोब्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ल्यूकोनोस्टॉक नाम का एक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया चीज़ और इडली बनाने के लिए जो हम फ्लफी ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, फ्लफी बेस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कैसे फर्मेंट करते हैं। अगर हमें ब्रेड बनाना हो, नॉर्मल ब्रेड बनाना हो, अगर हम नॉर्मल ब्रेड की बात करें तो नॉर्मल ब्रेड मेकिंग में भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन काम आता है। इसमें हमारा काम आता है ईस्ट। जो हमारा नॉर्मल ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका नाम बेकर्स ईस्ट भी दिया जाता है क्योंकि ये ब्रेड बनाने के काम आता है और ब्रेड बेकरी इंडस्ट्री का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। कोई भी चीज़ बनानी होगी पहले ब्रेड बनाना पड़ेगा। तो हम ब्रेड बनाने के लिए जो ब्रेड यूज़ करते हैं उसका भी बेस या फिर जो आटा होता है उसको पहले ईस्ट से फर्मेंट करते हैं, तभी हमें सॉफ्ट ब्रेड मिलेगा।
ये बेस के अलावा भाई कई सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड को भी हम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं और ट्रेडिशनल फूड्स हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक या फिर ट्रेडिशनल फूड हैं जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोब्स की मदद से उनको फर्मेंटेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है टोडी का, या ताड़ी भी बोलते हैं इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो, टोडी। जो टोडी है ये प्लांट के सैप को फर्मेंट करने से मिलता है, टोडी प्लांट सैप। टोडी पाम होता है और उस टोडी पाम के सैप को हम फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट करके एक स्लाइटली अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है, स्लाइटली अल्कोहलिक ड्रिंक। और ये जो स्लाइटली अल्कोहलिक ड्रिंक है इसी को बोलते हैं टोडी। इसको गांव वगैरह में, साउथ इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जाता है, बिहार में भी इसको बनाया जाता है आजकल, तो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। और भी कई सारे फूड हैं, जैसे फिश को फर्मेंट करके कई सारे फूड बनाए जाते हैं, बैम्बू शूट को फर्मेंट करके कई सारे फूड बनाए जाते हैं, सोयाबीन को फर्मेंट करके कई सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एटसेट्रा। तो इनको भी फर्मेंट करके कई सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ कॉमन टाइप के हैं। जापान वगैरह में, चाइना वगैरह में जो फर्मेंटेशन मेथड करके कई सारे फूड प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट अभी तक हमने देखे हैं, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने घर में बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कैसे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन या माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एक बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सेकंड हमारा है दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में हम कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे फूड प्रोडक्ट बनाने में, जैसे अल्कोहलिक बीवरेज बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और एंजाइम बनाने में, ऐसे मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करें, बायोलॉजिकल सिस्टम में जाकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करें, ऐसे को बोलते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स या फिर एंजाइम्स। तो ये सारे हमारे पास में हो सकते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। अब इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हमें फर्मेंटेशन करना है तो हम छोटे लेवल पर नहीं करेंगे भाई। इंडस्ट्रियल लेवल पर मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट बनाना। और प्रॉफिट तभी बनेगा जब हम एक लार्ज स्केल पर फर्मेंटेशन करेंगे। तो हमें फर्मेंटेशन किस में करना पड़ेगा, एक बहुत ही बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे फर्मेंटेशन करने के लिए हम बड़े बड़े फर्मेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बीकर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं और उनमें बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में एक बार में कई सारे वॉल्यूम ऑफ मीडिया को हम फर्मेंट कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जहाँ पे हम फर्मेंटेशन चलाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर ये मान लो एक फर्मेंटर है। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा अल्कोहलिक बीवरेज, पहले हम ये देखेंगे, फिर एंटीबायोटिक्स, फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और एंजाइम की बात हम करने वाले हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहलिक बीवरेजेस से। अल्कोहलिक बीवरेजेस में, अल्कोहलिक बीवरेजेस जो भी होती हैं उनको फर्मेंट कराने के लिए जो माइक्रोब इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। अब बोलेंगे सर ये तो सेम ईस्ट है जो ब्रेड बनाने के टाइम पर इस्तेमाल किया गया था, सेम माइक्रोब है। हाँ, यहाँ पर भी हमें यही ईस्ट या फिर सैकेरोमाइसिस सेरेविसी इस्तेमाल करना होता है।
यहाँ पे इसका नाम अलग होता है, जब हम इसको अल्कोहलिक बीवरेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ब्रूअर्स ईस्ट बुलाते हैं तब इसको। तो इस टाइम पर हम इसको क्या बुलाते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट क्या करके हम इसको फिर यहाँ पे बुला रहे होते हैं। अब फर्मेंटेशन करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा भाई, रॉ मटेरियल कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होगा जिसका हम फर्मेंटेशन करेंगे। अब रॉ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके अंदर शुगर कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रूट जूस की, जिसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूस के अलावा माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। माल्टेड सीरियल्स यानी पहले इनको हम माल्ट करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। माल्टिंग के दौरान जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है पहले हम उसको सिंपल फूड जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स शुगर था, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में जैसे ग्लूकोज में। और एक बार जब हम माल्ट कर लेते हैं तो माल्टेड सीरियल पे क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन। तो चाहे फ्रूट जूस की बात करें, चाहे माल्टेड सीरियल की बात करें, हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं, अल्कोहलिक बीवरेज बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाए जा सकते हैं। अल्कोहलिक बीवरेज के अंदर में जो मेन अल्कोहल होता है दैट इज इथेनॉल। पीने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज मेनली इथेनॉल। अब बेस्ड ऑन कि हम क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा फ्रूट, कौन सा सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिस्टिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर डिस्टिलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक बनने के बाद में हमें इसको प्योरीफाई करना पड़ता है, डिस्टिल करना पड़ता है, जिसको बुलाते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की मदद से अल्कोहल को कंसंट्रेट करते हैं, अल्कोहल को और ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाते हैं विद द डिस्टिलेशन। तो बीवरेजेस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन कि रॉ मटेरियल कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में क्या हम डिस्टिलेशन परफॉर्म करा रहे हैं, या डिस्टिलेशन परफॉर्म करा रहे हैं या फिर डिस्टिलेशन परफॉर्म नहीं करा रहे हैं। तो इसके बिहाफ पर कई सारे टाइप के बीवरेजेस हो सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे बियर और वाइन। ये जो दोनों होते हैं दीज आर विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। और दूसरा ग्रुप होता है विस्की, ब्रांडी एंड रम। विस्की, ब्रांडी और रम जो हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, जहां भी हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्पिरिट अल्कोहल। इन तीनों को मिलाकर के ही बोला जाएगा स्पिरिट अल्कोहल। एक और होता है वोडका, चाहे तो ये भी याद रख लो। जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है अल्कोहल का वो स्पिरिट अल्कोहल में होता है, क्योंकि इनके अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली वाइन और बियर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। जो डिस्टिलेशन की मदद से बनाए जाते हैं, डिस्टिलेशन जिनमें परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पे अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा आता है। अगर उसमें भी बात करें कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन कहाँ पे है, तो वो वोडका में आता है। वोडका के बाद में ब्रांडी में। तो वोडका हो गया, ब्रांडी हो गया, इनमें मैक्सिमम अल्कोहलिक कंसंट्रेशन देखा जाता है। बाकी सब में इसके कंपैरिजन में कमी देखने को मिलता है। ये अल्कोहलिक बीवरेजेस हो गए। अल्कोहलिक बीवरेजेस के बाद में हम चलते हैं एंटीबायोटिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल फील्ड में, अगर हम साइंस की फील्ड की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, उसमें भी मेडिकल फील्ड की बात करें, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम जब भी बीमार पड़ते हैं, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल पैथोजन अगर अटैक करता है तो हम एंटीबायोटिक्स की मदद लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब है लाइफ। जो चीज अगेंस्ट लाइफ हो, किसके रिस्पेक्ट में, माइक्रोब के। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है
उसको किल करता है, उसके अगेंस्ट है लाइफ के। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस को तो प्रोटेक्ट करता है भाई, बैक्टीरिया को किल करता है, माइक्रोब को, पैथोजन को किल करता है, लेकिन ह्यूमंस को तो प्रोटेक्ट करता है ना। तो ह्यूमंस के रिगार्डिंग ये प्रो लाइफ माना जाएगा, ह्यूमंस के लिए एंटी लाइफ नहीं है, ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक टर्म सही नहीं है, ह्यूमंस के लिए तो ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, लाइफ को बढ़ाता है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मानी जाती है 20th सेंचुरी की। जो 20th सेंचुरी है उसकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स। पहली एंटीबायोटिक जो ढूंढी गई थी वो भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स दुनिया में ढूंढी गई है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी के दौरान ढूंढी गई थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, और उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की एक ड्रग थी जिसको दुनिया में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, और एक्सीडेंटल इसकी डिस्कवरी थी। किसने डिस्कवर किया था इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेसिकली एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। इस बैक्टीरिया पर काम करते हुए उन्होंने कल्चर प्लेट की मदद से इस पे वर्क कर रहे थे। कल्चर प्लेट बनाते हैं हम ताकि बैक्टीरिया को कल्चर किया जा सके, बैक्टीरिया को ग्रो कर सके। तो हम लोग बहुत सारा क्या बनाते हैं, कल्चर प्लेट का इस्तेमाल करते थे। इस कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो करते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार वो अपने काम से किसी अपनी लैब से बाहर चले गए, या अपनी लैब से काफ़ी दिनों तक दूर रहे थे, और जब बहुत दिनों बाद उन्होंने आकर देखा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स थी, जो कल्चर प्लेट वो धोना भूल गए थे, जिसको वॉश करना भूल गए थे, जिसमें मीडियम अभी भी प्रेजेंट था, उनमें एक मोल्ड या फंगस का एक कॉलोनी डेवलप कर रहा था। उनके अंदर क्या डेवलप करने लगा, फंगस या फिर मोल्ड डेवलप करने लगा। और उस मोल्ड के आसपास जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब मर गए थे, यानी उसके मोल्ड के आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो इसका मतलब कि जो मोल्ड है उसने बैक्टीरिया को क्या कर दिया, किल कर दिया। बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मोल्ड क्या करता है, एक केमिकल सब्सटेंस का रिलीज करता है। इस केमिकल सब्सटेंस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया एज पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो मोल्ड था ये पेनिसिलियम नोटेटम था। जो मोल्ड है ये है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसी पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड या फिर जो फंगस है, इसी फंगस के नाम पर इन्होंने इस एंटीबायोटिक का नाम दे दिया पेनिसिलिन। तो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हमें इस तरह से मिला। भले से उन्होंने पेनिसिलिन के बारे में बता दिया था, उसके बारे में डिस्कवरी कर दी थी, पर पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये पेनिसिलिन को आइसोलेट ही नहीं कर पाए थे प्योर फॉर्म में। पेनिसिलिन को आइसोलेट करना प्योर फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है। तो इसको आइसोलेट करने के लिए दो और साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट चेन, एक है अर्नस्ट चेन और दूसरे हैं होवर्ड फ्लोरी। होवर्ड फ्लोरे। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे। इन्होंने पेनिसिलियम को पहली बार प्योरीफाई किया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। इन्होंने पेनिसिलियम को प्योरीफाई किया, प्लस इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी इसके बाद ही शुरू हो पाया। जब इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया गया तो इसको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स को जो घायल हो जा रहे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े लेवल पर किया गया। फॉर इंजरी और इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर्स, जो भी अमेरिकन सोल्जर्स इंजर होते जा रहे थे उनको ट्रीट करने में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, फ्लेमिंग, चेन और चेन को और होवर्ड फ्लोरी।
इन तीनों को ही शेयर्ड नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर देयर डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन और उसका पोटेंशियल बताने के लिए। पेनिसिलिन के बाद आज के टाइम पर तो हमारे पास कई सारी टाइप की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग अलग तरह से बैक्टीरिया को मारती हैं, वो भी अवेलेबल है। तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम प्लेग को ट्रीट कर पाते हैं। ये सारी डेडली डिजीज़ हुआ करती थी किसी टाइम पर, लेकिन इनको हमने एंटीबायोटिक्स की मदद से आज काबू कर लिया है। वूपिंग कफ होता है जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गलघोटू, ये सारी बीमारियां हैं जिसको हमने लेप्रोजी बहुत बेकार बीमारी थी, कुष्ठ रोग, तो इसको भी हमने, जो भी ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको हमने इसकी मदद से आज के टाइम पर कंट्रोल कर लिया है। तो ये बात हो गई एंटीबायोटिक्स की। अब हम बात करते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स और एंजाइम्स। कौन से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से एंजाइम हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल्स की जो इंडस्ट्रियल स्केल पे माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं, एंजाइम्स की और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। इन सब की बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स की। केमिकल्स की बात करें तो कई सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं और एल्कोहल है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एल्कोहल हम माइक्रोब्स की मदद से डेवलप करते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड आता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर नाम के फंजाई से डेवलप किया जाता है। एस्परजिलस नाइगर नाम का एक फंजाई होता है, उसकी मदद से हम इसको डेवलप करते हैं। फिर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम, एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटाई, इस बैक्टीरिया की मदद से डेवलप करते हैं। सी है ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे हम इसको डेवलप करवाते हैं। डी और लास्ट पे आता है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इससे हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं। अच्छा, ये उल्टा हो गया, तो ये यहाँ आना था, ये यहाँ आना था। लैक्टिक एसिड हम बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। अल्कोहल की बात करें तो सबसे कॉमन अल्कोहल इथेनॉल ही होता है। जो सबसे कॉमन टाइप का अल्कोहल है दैट इज इथेनॉल। और इथेनॉल को प्रिपेयर हम करते हैं यूजिंग ईस्ट। तो ईस्ट की मदद से हम इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बात करने वाले एंजाइम की। अब हम बात करेंगे एंजाइम की। जो एंजाइम हम क्रिएट करने वाले हैं दैट इज, उसमें पहला आता है लाइपेज, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो लिपिड होता है, जैसे ऑयल हो गया, कोई खाने का दाग हो गया, ग्रीस का हो गया, खाने के दाग में जनरली ऑयल का दाग होता है। तो इन सब को हम डिटर्जेंट से ट्रीट करते हैं, बट डिटर्जेंट जनरली हाइड्रोफोबिक दाग जैसे ऑयल वगैरह के दाग को ईजिली नहीं रिमूव कर पाता। तो इनको रिमूव करने के लिए हम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के अंदर क्या डाल देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, लाइपेज को ऐड कर देते हैं। जब लाइपेज को ऐड कर दिया जाता है तो ये ईजिली लिपिड के डाइजेस्ट को, दागों को डाइजेस्ट कर देता है डायरेक्टली। तो ये होता है। फिर दूसरे पे आते हैं पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज।
पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये भी एंजाइम है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं क्लियर फ्रूट जूस बनाने के लिए। जब भी आप घर पे कभी फ्रूट जूस बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे टर्बिडिटी दिखाई पड़ती है। वो टर्बिडिटी किस लिए होती है? सेल फ्रेगमेंट, जो प्लांट सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बच जाते हैं आफ्टर फ्रूट जूस निकालने के बाद भी, जो जूस के अंदर आ जाते हैं। तो घर पे हम कभी भी क्लियर फ्रूट जूस नहीं बना सकते। अगर हमें क्लियर फ्रूट जूस बनाना हो तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पैक्टिनेज और प्रोटीएज का इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं? इसको पूरी तरह से साफ़ कर देती हैं, अंदर ये पूरा साफ़ हो जाएगा, पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो क्लियर दिखाई देने का रीज़न यही है कि उसमें एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा एंजाइम है जो मेडिकल कंडीशन में यूज़ किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि मेडिकल कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इस एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से हमें मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इससे हमें मिलता है। मान लो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी में एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको हम ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन बॉडी में इस्तेमाल करेंगे ताकि ये ह्यूमंस पे काम करके यहाँ पर डाइजेशन कर सके। लेकिन डायरेक्ट इसको ह्यूमन में नहीं डाला जाता, पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। पहले हमें इसको मॉडिफाई करना होता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद के बाद हम इसको ह्यूमंस में ऐड कर सकते हैं। क्या काम करता है ये? क्लॉट बस्टर का काम करता है। ये किसका काम कर रहा होता है? एज अ क्लॉट बस्टर का ये काम कर रहा होता है, ताकि जो ब्लड वेसल होते हैं, कई बार हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है ये वाली, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं, लीडिंग टू हार्ट अटैक, उन पेशेंट्स में स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है। ये सारे एंजाइम हो गए। एंजाइम के अलावा कुछ नॉर्मल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद एंजाइम नहीं है लेकिन लिविंग सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। पहला क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक फंगस से निकाला जाता है और उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का एक फंजाई होता है, यहाँ से ये आइसोलेट किया जाता है। कैसे काम करता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह हमारी बॉडी में इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे। इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। मान लो कभी किसी पर्सन का ऑर्गन ख़राब हो गया बियॉन्ड रिपेयर, अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जहां हम एक डोनर का ऑर्गन उठाते हैं और उसको रिसिपिएंट के अंदर ऐड कर देते हैं। पर प्रॉब्लम होती है कि जो भी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन के बाद में वो खराबी हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिग्रेड कर देगा, उसको फौरन मान के उसको डैमेज कर देता है। तो अगर हमने इम्यून ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो कई सालों तक हमें इम्यून सप्रेसेंट पर जीना पड़ता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर रहे और वो उसको बहुत ईजिली रिजेक्ट ना कर पाए। दूसरा है स्टैटिन्स। तो स्टैटिन भी हमारा एंजाइम नहीं है लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में काम कर सकता है। स्टैटिन जो होता है वो ईस्ट बनाता है, एक तरह का ईस्ट होता है मोनास्कस परपरियस। मोनास्कस परपरियस एक ईस्ट है, इससे हम स्टैटिन बनाते हैं। और स्टैटिन जो है ना वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किसी भी पेशेंट के अंदर में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल
हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करना पड़ता है। सिंथेसाइज करने के लिए एक सबस्ट्रेट होता है और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे काम करता है HMG कोएंजाइम ए, और इस पे काम करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल में। अच्छा, ये जो स्टैटिन है, ये जो हमारा स्टैटिन है, ये स्टैटिन स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट को मैच करता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट को मैच करेगा तो कुछ स्टैटिन जाकर के इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा और वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा। ये जो एंजाइम है स्टैटिन क्या करता है, इस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, और कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करने की वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। हमारी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इस तरह से कम कर देता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है इसके सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम को। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जितने भी प्रोडक्ट्स हमें पढ़ने हैं NCERT के, वो सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया। अब प्रोडक्ट्स के बाद हम सर्विस पे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विस की बात करेंगे कि माइक्रोब्स हमें किस किस तरह की सर्विस दे सकता है, जिसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा बायोगैस, गोबर गैस प्लांट, फिर उसके बाद एज अ बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, ये 4 चीज़ें हमें आगे सर्विस में माइक्रोब्स की स्टडी करनी है।